जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आखिर कैसे बना था हमारा ये ब्रह्मांड, और साथ साथ में हमारे कैसे बने थे ये सारे ग्रह, और कैसे हमारे बन गए थे सूर्य, तारे, बाकी सारे तारे कैसे बने थे, और हमारे विज्ञान का जितना भी नियम है वो कैसे लागू हो गया था, और क्यों जार्ज लेमेंटियर साहब द्वारा दी गई थ्योरी पर नासा को भरोसा नहीं था, और इसके लिए नासा ने 2001 में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, 30 जून 2001 ये तारीख अंतरिक्ष की खोज का सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को नासा ने माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब यानी मैप नाम का एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य था जार्ज लेमेंटियर साहब द्वारा दी गई थ्योरी यानी बिग बैंग थ्योरी का पता लगाना कि आखिर इनकी ये थ्योरी सही है या फिर गलत है। आखिर इस बात की पुष्टि करना कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आखिर इस बात की पुष्टि करना कि कैसे हमारे बन गए थे सूर्य, आखिर इस बात की पुष्टि करना कि कैसे हमारे बाकी सारे ग्रह बन गए थे, और कैसे हमारे तारों का निर्माण हुआ था। तो इसी मैप के द्वारा दी गई तस्वीर के आधार पर नासा ने 11 फरवरी 2013 को इस बात की पुष्टि की कि इस ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है, और जो जार्ज लेमेंटियर साहब ने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी 100% सही साबित हुई। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि आखिर क्या है ये बिग बैंग थ्योरी, और आखिर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और कैसे ये बाकी सारे तारे और कैसे ये ग्रह बन गए थे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले आपको कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। एक महान खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग्स के अनुसार वो कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की ना तो कभी उत्पत्ति हुई थी और ना ही कभी विनाश होगा। यानी इनका कहना है कि जब एक समय था जब ये ब्रह्मांड सिमटा हुआ था, और एक समय के बाद ब्रह्मांड ये फैलता जा रहा है। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ना स्टार्ट कर देगा, यानी ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ जाएगा। दोस्तों, अगर हम लोग रह गए उस टाइम तक तो हम लोग बचा लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ताकतवर हो। तो चलिए हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और इसमें हम लोग जानेंगे जो जार्ज लेमेंटियर साहब ने थ्योरी दी थी यानी बिग बैंग थ्योरी, उनमें उनका क्या कहना था। तो उनका कहना था कि जो ब्रह्मांड था, सबसे पहले ये ब्रह्मांड एक गोले में समाहित था, और ये गोला बहुत बड़ा गोला था जो कि बहुत ही घना था। ये गोला बहुत ही घना था और बहुत बड़ा गोला था, और इस गोले का नाम वैज्ञानिकों ने रखा था सिंगुलैरिटी। क्या नाम रखा था? सिंगुलैरिटी, यानी सिंगुलैरिटी। इसे हिंदी में एकक या फिर एकाकी परमाणु कहते हैं। ये घटना 13.7 अरब वर्ष पहले की है। कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, इस गोले का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र सबसे अधिक था, और साथ साथ में इसका घनत्व यानी कि ये बहुत ज़्यादा घना था। इसके आधार पर बहुत ज़्यादा घने होने के कारण इस सिंगुलैरिटी का यानी इस एकक का यानी कि इस गोले का ताप अधिक हो गया, दाब अधिक हो गया, और इसका घनत्व अधिक हो गया, आयतन अधिक हो गया, और इसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि होने के कारण ये हमारा गोला अपने आकार को बर्दाश्त नहीं कर सका और ये विस्फोट कर गया। और ये विस्फोट किया तो विस्फोट करते ही हमारे ब्रह्मांड नहीं बने थे, विस्फोट करते ही हमारे सूर्य तारे नहीं बने थे। ये विस्फोट जो था आज से 13.7 अरब वर्ष पहले का विस्फोट है, और ये विस्फोट होने से सिर्फ खाली जगह का निर्माण हुआ था, और साथ साथ में जितने भी हमारे इसके जितने भी पदार्थ थे, बाहर वाले एरिया थे, उससे हमारे बाकी एरिया बन गए थे, लेकिन सभी एक दूसरे से कनेक्टेड था, यानी कि खाली जगह का निर्माण हो गया था। एक ऐसा विस्फोट था जिससे कि खाली जगह बन गए थे, यानी उसमें कुछ जगह बन गए थे, और ये जगह बहुत ज़्यादा विशाल जगह है। विस्फोट होने से बहुत ज़्यादा विशाल जगह बन गया। अब ये जो विस्फोट था मात्र 1.43 सेकेंड, प्यारे बच्चों आप समझ सकते हो इस बातों को कि ये विस्फोट मात्र 1.43 सेकेंड में हुआ। यानी
एक सेकंड ख़त्म हुआ और दूसरा सेकंड ख़त्म होने से पहले ये विस्फोट किया, आखिर ये विस्फोट कितना ज़्यादा भयावह था, कितना ज़्यादा बड़ा था, कितना ज़्यादा था, आप इस बात की अंदाज़ा या कल्पना कर सकते हैं। तो इस विस्फोट में क्या हुआ, विस्फोट होते ही ये खाली जगह बन गया, जो कि मैंने यहाँ पे एज्यूम किया। जो खाली जगह बनते ही क्या हुआ कि यहाँ पे तारे बन गए थे, यानी कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले ही कुछ तारों का निर्माण हो चुका था। यानी कि अब क्या हुआ कि ये जो तारा था और ये जो खाली जगह बने थे, इन खाली जगहों में है ना, ये विस्फोट से बने गैस और धूलकण के कारण एक बादल का निर्माण हो गया था। गैस और धूलकण के कारण एक बादल का निर्माण हुआ और साथ साथ में इसका संपर्क एक तारे से हो गया। जब इस संपर्क दोनों आसपास आने लगे तब दोनों में अट्रैक्शन हुआ और अट्रैक्शन होने से हमारे ये जो बादल थे, इस बादल का नाम वैसे वैज्ञानिकों ने रखा निहारिका यानी कि नेबुला। और ये क्या हुआ, बादल हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी अपने जगह पे घूर्णन करना स्टार्ट कर दिया। और ये इसमें इतनी ज़्यादा गति बढ़ गई, इतनी ज़्यादा गति बढ़ गई कि इसका केंद्रीय बल यानी कि इसका केंद्र इसके दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक बार फिर से हमारा निहारिका यानी कि हमारा नेबुला ये बादल विस्फोट कर गया। और ये जो विस्फोट हुआ यानी कि ये 13.7 अरब वर्ष से के 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि इस विस्फोट के 10.5 अरब वर्ष बाद जब ये बादल विस्फोट किया, जब ये हमारा निहारिका विस्फोट किया तो इसका जो सेंटर वाला एरिया था, इसके सेंटर वाले एरिया से सूर्य का निर्माण हुआ, इसके सेंटर वाले एरिया से सूर्य का निर्माण हुआ। और बाकी जितने भी हमारे बाहर इस बादल के बाहर वाले जो हिस्सा था, इस हिस्से से बाकी ग्रह बन गए, ये सारे बाकी ग्रह बन गए। तो आखिर इस ग्रह का नाम कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। क्या करना है आपको, एक याद रखना है, सूर्य के पास वाले ग्रह का नाम बुध है, सूर्य के पास वाले ग्रह का नाम बुध है। और आपको एक एक दिन गैप करना है, जैसे बुध के बाद एक दिन गैप करिए, यानी बुध के बाद बृहस्पतिवार और उसके बाद शुक्रवार। तो बुध के बाद हमारा एक दिन गैप करने पर शुक्र ग्रह आया, फिर एक दिन गैप करिए तो शनि और रवि। तो चूंकि रवि नाम का कोई ग्रह नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि रविवार की छुट्टी कहाँ मनाते हैं, पृथ्वी पर, इसलिए इस रवि नाम के ग्रह को हम लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से एक दिन गैप करिए तो रवि के बाद सोम मंगल, उसके बाद फिर एक दिन गैप करिए तो मंगल बुध बृहस्पति, और एक बार और गैप करिएगा तो शनि। और जब हमारा सप्ताह खत्म हो जाए तो हम लोग जानते हैं दो और ग्रह हमारे, पहला एक है अरुण और दूसरा है वरुण। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रह का सीक्वेंस याद कर सकते हैं। तो ये जो ग्रह है हमारा, ये ग्रह टोटल 8 ग्रह है। आपको पता है प्लूटो भी एक ग्रह था जिसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था, जो कि उसके कुछ शर्त थी। और ग्रह होने के 3 शर्त होते हैं। पहला शर्त ये है कि ये क्या करना चाहिए, ये सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। ग्रह वो होगा जो सूर्य का परिक्रमा करेगा। दूसरा पॉइंट ये था कि अगर कोई ग्रह है तो उसके पास अपनी ताकत होनी चाहिए, यानी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि यदि अगर कोई ग्रह होगा तो अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेगा, यानी कि अपने आसपास छोटे बड़े पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन प्लूटो नाम का जो ग्रह था, ये प्लूटो अपने आसपास में छोटे ग्रहों को या छोटे पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता था, इसलिए उसे प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो हम बात करते हैं ज़रा इनकी। आपको पता है सूर्य के बारे में, ये जो सूर्य है, अभी हमारे 2 सितंबर को इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है ना। सूर्य की सतहों पर तो नहीं जाएंगे, उसे दूर से ही क्या करेंगे, L1 पॉइंट पर जाकर और सूर्य की से आने वाले, यानी सूर्य से आने वाले प्रकाश और उसकी सतहों का पता लगाएंगे कि आखिर ये यहाँ पे क्या रीज़न है। तो आपको पता है सूर्य, ये सूर्य जो है, तो अगर बात करेंगे तो ये जो हमारा घटना हुआ था, ये आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य ग्रह है या तारा, आप कमेंट करना क्या है बताना। लेकिन मैं बताता हूँ कुछ। जो ग्रह होता है ना, ग्रह वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है। और जो तारा होता है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो आप इस आधार पर हमें जवाब दीजिएगा कि सूर्य ग्रह है या फिर तारा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये जो सूर्य है, ये सूर्य की बात अगर हम करें,
आप ये चीज़ का अंदाज़ा आप लगाइए कि ये जो सूर्य है ना, ये एक बहुत बड़ा गोला है, और गोला होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कुएं की तरह खोखला भी, कुआं जैसे समझते हैं ना, ये कुएं की तरह खोखला होता जा रहा है प्रकाश उत्सर्जित करने के कारण। ये तो ये खोखला, ये कुआं इतना ज़्यादा गहरा है, इसके अंदर की जो इतनी ज़्यादा गहराई है कि आप समझिए इसका जो सबसे केंद्र होता है, केंद्र वाले एरिए को कोर कहते हैं, और इस कोर में ही हमारा प्रकाश बनता है, जो प्रकाश हम तक पहुंच पाती है। और इस कोर में बनने वाले प्रकाश को आपको बता दूं, इसकी सतह तक आने में ही 10 लाख वर्ष का समय लगता है। 10 लाख वर्ष का समय लगता है, और ये 10 लाख वर्ष आप समझिए बहुत बड़ा होता है, 10 लाख वर्ष। और इसके सतह पर ही मात्र इसके केंद्र में बने प्रकाश को आने में 10 लाख वर्ष का समय लगता है। और अगर ये सतह पर आ गया तो सतह से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को आपको पता है कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड का वक्त लगता है, मात्र 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो आप समझिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आखिर इसकी गहराई क्या होगी, और आखिर इसका जो व्यास है, व्यास की बात करेंगे, ये जो इस प्रकार का जो व्यास यहाँ से यहाँ तक की जो हिस्सा होता है, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना ज़्यादा बड़ा है, 109 गुना ज़्यादा बड़ा है व्यास इसका, साथ में गहराई भी है इसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको पता है आदित्य L1 की अगर मैं बात करूँ तो आदित्य L1 है ना, ये जो है इसका मेन उद्देश्य जो है इसके बाहरी सतहों का अध्ययन करना, और सूर्य से आने वाले परावैगनिक किरणें और बाकी कई सारी चीज़ों का पता लगाना। ठीक है, तो अब क्या है, जैसे बात करेंगे बुध का, तो ये जो बाकी हमारे जो क्या है ना, ये बाकी जितने भी हमारे ग्रह बने, ये सारे ग्रह ये विस्फोट करते ही, जैसे अभी नियम है सूर्य बनते ही विज्ञान के जितने भी नियम हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गए, घर्षण बल हो गए, जो भी चीज़ें हैं सारे लागू होना स्टार्ट हो गए थे, यहीं से शुरू हुआ था और यहीं से हमारा स्टार्ट हो गया था विज्ञान। इसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान, यहीं से हमारे विज्ञान के सारे नियम लागू होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद हमारा क्या हुआ, इसके बाद जितने भी हमारे ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, सभी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है ना। तो ये जो सूर्य भी है ना, ये सूर्य भी हमारे मंदाकिनी का चक्कर लगा रहे हैं, है ना, तो सूर्य भी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, आप समझिए। और ये हमारे बाकी ग्रह जो ये भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, सूर्य बनते ही विज्ञान के जितने भी नियम है सारे नियम लागू हो गए थे, जैसे हमारे गुरुत्वाकर्षण बल और बाकी जितने भी बल है सभी, और विज्ञान यहीं से हमारा लागू होना स्टार्ट हो गया था। तो क्या हुआ कि क्या हमारे सूर्य जो है, ये सूर्य के सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य भी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। यहाँ पे हर कोई हर किसी का चक्कर लगा रहा है यार। खैर आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ना। तो बात करते हैं, ये जो बुध है, ये बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करता है। 88 दिन, है ना। अगर आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है ना, और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आपका बर्थडे सेलिब्रेट हो, यानी कि 3 महीने में एक बार, मानो तो 1 साल में, है ना, 4 बार आप सेलिब्रेट कर देंगे। तो अगर ऐसा आप करना चाहते तो आप बुध ग्रह पे चले जाइए, वहाँ पे घर बना लीजिए, बहुत मज़ा आएगा, खूब पार्टियाँ करेंगे हम सब मिलके, हम लोग को भी इनवाइट करिएगा। ठीक है, साथ में हम जानते हैं जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र को एक चक्कर लगाने में, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 255 दिन का टाइम लगता है, और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 या 366 दिन का टाइम लगता है, और मंगल को एक चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लगता है। और ये बृहस्पति, भाई साहब बृहस्पति का तो नाम मत लो, ये बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा ग्रह है ना, ये बाकी 8 सभी ग्रहों को जोड़ दो और 2.5 से गुना कर दो, जितना बड़ा होगा ना, अकेले इतना जगह लेके बैठा पड़ा है बृहस्पति, है ना, एकदम इतरा के चलता है, एकदम शेर की तरह सीना का भाई जो है सो हम ही है बृहस्पति। ठीक है, और ये जो शनि है ना, ये शनि ये सूर्य का एक चक्कर 25 वर्ष 5 महीने में लगाता है, 25 वर्ष 5 महीने में एक चक्कर लगाता है। और ये जो अरुण है, ये अरुण सूर्य का एक चक्कर यानी एक परिक्रमा, यानी कि सूर्य का परिक्रमा 84 वर्ष में करता है, यानी कि एक चक्कर लगाने में 84 वर्ष, आप समझो 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है यार। और वरुण है 165 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। तो आप समझिए कि 165 वर्ष का अपना, अगर चलो मुझे इसी बात पे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अगर आप वरुण ग्रह पे होते, है ना, तो आप अपना बर्थडे कितनी बार सेलिब्रेट करते, है ना। तो चलिए इस चीज़, आप इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलो फिर से मैं बात करता हूँ, आप
बहुत आसानी से सीक्वेंस में याद रखिएगा। बाकी जो ये 4 ग्रह है ना, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस अवस्था में है, यानी कि ये ठोस है। और बाकी 4 है ना, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसीय अवस्था में है। तो इस बात की पुष्टि हमें यहीं से हो गई कि आखिर इन चारों पे ठोस अवस्था में है, तो इस पे जीवन संभव है, इस पे जीवन संभव है, यानी इस पे लोग रह सकते हैं, इस पे जीवन संभव है। ठीक है। और ये जो हमारे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ये गैसीय अवस्था में, तो जब ये गैसीय अवस्था में, तो इस पर जीवन संभव नहीं है, तो इस पे लोग नहीं रह सकते, यानी कि ये गैस है। ठीक है। तो इस बात से पता चलता है। अब हम लोग पृथ्वी पे तो हम लोग रह ही रहे हैं। ठीक है। मंगल पे भी पता चल ही गया, मंगल पे तो मंगलयान भेजा ही गया है। ठीक है। तो अगर हम लोग का पृथ्वी एकदम लबालब, आपको पता है कि भारत जो हमारा देश है वो चीन को पछाड़ते हुए, है ना, चीन को एकदम बढ़िया से पछाड़ते हुए जनसंख्या में दुनिया में पहले स्थान पे आ गया है। और उम्मीद है कि चीन वाला पूरा और बाकी जितने भी कंट्री है सबका जनसंख्या अकेले जोड़ करके हमारा इंडिया जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पे आएगा। ठीक है। मुझे आप सब पे भरोसा है। तो ये इस तरीके से हम लोग जानते हैं। तो चलिए, तो ये तो हमारे हो गए, तो ये तो हमारे हो गए बिग बैंग थ्योरी से दिए गए कुछ नियम, जिसमें हम लोग मेन चीज़ हम समझते हैं बिग बैंग थ्योरी में ही हमारा विस्फोट किया था। तो चलिए, तो बिग बैंग थ्योरी का मतलब ये है कि हमारा सिंगुलरिटी नाम का पिंड विस्फोट किया 1.43 सेकंड में, जिसमें हमारा तारे बन गए थे और हमारे बादल बने थे। और ये बादल भी क्या हुआ, जब तारे के संपर्क में आया तो वो रोटेट करना स्टार्ट किया, और उसके जो सेंटर थे वो सेंटर भी क्या हुआ, ये भी तारा विस्फोट किया, तो सेंटर से सूर्य बन गए और बाकी बाहरी वाले एरिया से बाकी ग्रह का निर्माण हो गया। आपको पता है सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य जो है इसके जस्ट सबसे नज़दीक में बुध ग्रह है, और एक दिन का गैप करते चले जाइए तो आपका इतना तक आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो हमारे सूर्य बाकी ग्रह हो गए, और आपको ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है, ये ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ, पता है, ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा है। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा। आपको मैं बता दूं 95% हिस्सा ना, वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी आने वाले समय में कोई वैज्ञानिक बनेगा तो 95% हिस्सों में से खोज करके निकालेंगे। बहुत सारी चीज़ों का खोज किया जाएगा। अगर आप वैज्ञानिक बनिएगा तो पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह भी मिल सकते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की खोज हो सकती है। तो क्या कहा था मैंने आपको कि अभी तक जो आपके सामने दिख रहा था, है ना, जैसे आपके सूरज दिख रहे थे, बाकी आपके ग्रह दिख रहे थे, तो ये सब जो आते हैं ना सिर्फ 5% हिस्सों में आते हैं। तो कहिएगा कि 95% हिस्सा और कहाँ गया, तो आपका 95% हिस्सा जो है ना अभी खोज करना बाकी है। क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर आप में से कोई वैज्ञानिक बनते हैं तो इन 95% हिस्सों में से आप खोज करिएगा, तो हो सकता है कि एलियन वाली घटनाएं सत्य साबित हो जाए। हो सकता है सूरज के अलावा कोई और भी तारे ऊर्जा का स्रोत हो, या फिर हो सकता है पृथ्वी से भी अच्छे ग्रह और भी मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले। ठीक है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि 95% हिस्सा है, तो अगर मान लेते हैं कि आपको कल्पना करने के साथ साथ आपको वहाँ पे प्रमाण की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वैज्ञानिकों को सब कुछ मिल चुका है, कल्पना भी किया और उनको प्रमाण भी मिल चुके हैं। तो इसी आधार पर वो दावा करते हैं कि अभी ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही आपके सामने है। इन 5% हिस्सों में से सूर्य, तारे और साथ साथ में आपके कानों से जो भी आपको सुनाई देता है, आपकी आंखों से जो भी आपको दिखाई देता है, जो भी सुनना दिखना जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का 5% हिस्सा आपके सामने है। तो फिर 95% कहाँ है? तो 95% आप लोग खोज करके निकालिएगा, है ना। खोज करेंगे तो 95% में से क्या क्या है ज़रा देखिए। इन 95% में से वैज्ञानिक कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं। एक है डार्क एनर्जी यानी डार्क ऊर्जा। ये डार्क ऊर्जा वैज्ञानिक कहते हैं कि 68.2% डार्क ऊर्जा है, डार्क एनर्जी है, यानी एनर्जी 68 बहुत ज़्यादा होता है भाई। और वैज्ञानिक कहते हैं कि जो अभी जो है ना खोज करना बाकी, वो कितना में खोज होगा, तो डार्क मैटर यानी डार्क मैटर की बात करेंगे, यानी डार्क पदार्थ, तो 26.8% जो है वो हमारा डार्क मैटर यानी कि डार्क पदार्थ है, यानी इस पर खोज करना बाकी है।
तो आप जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 95%। तो ये 95% हमारा क्या है, ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिला के पुरता है। इस पे खोज करना बाकी है, ठीक है। और मात्र आपके सामने 5% हिस्सा, अब 5% हिस्सों में क्या क्या आएगा, तो आपको सूर्य तारे दिखा दिए। अब बाकी 5% हिस्सों में से क्या आएगा, तो आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। आपको क्या दिखता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइटें दिखती है, आपको गामा रेज नहीं दिखता है, एक्सरे नहीं दिखता है, यूवी रे नहीं दिखता है, रेडियो वेव नहीं दिखता है, अवरक्त किरणें नहीं दिखता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं दिखता है। ये भी 5% हिस्सों में से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या है जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, और हमारे अभी एनर्जी का सोर्स हमारे सामने क्या क्या है। हमारे सामने एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। अब आप देखो हमें इसमें से दिखता क्या है, तो हमें इसमें से सिर्फ और सिर्फ दिखता है विजिबल लाइट, यानी दृश्य प्रकाश, सिर्फ हमें यही दिखता है, ठीक है। इनमें से क्या है, ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाऊं, क्योंकि वैज्ञानिकता यानी विज्ञान हमारा यही कहता है कि अभी हमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पे काम करना बाकी है। तो ये हमारा एनर्जी है, ठीक है। तो अभी ये एनर्जी है, इस एनर्जी में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ये सिर्फ दिखता है। आपको पता है गामा रेज के बारे में, ठीक है। यानी गामा रेज की अगर बात करेंगे तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इधर जो है ना वेवलेंथ ज़्यादा है ना। मैंने ये जो ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, मैंने लिखा है ना तरंग दैर्घ्य यानी लेंथ LENGTH, वेवलेंथ मैंने लिखा बढ़ते क्रम में, ऐसे लिख रहे वेवलेंथ हमारा बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूँ क्या होता है वेवलेंथ। और उधर से इधर अगर आते हैं ना, उधर से अगर इधर आते हैं, उधर से अगर इधर आते हैं, तो इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और अगर उधर से इधर आते हैं तो हम कहेंगे इसको आवृत्ति। क्या कहेंगे, आवृत्ति। तो ये आवृत्ति जो है इधर घटते क्रम में। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, ज़रा देखो तो कैसे है। देखो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ लकीरें खींची। अब क्या होता है हमारा भी कैसे चलता है, हमारा तरंग ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही चलता है तरंग, तो हमारा ऐसे ही चलता है, ठीक है। आपको बोर्ड में जैसे दिखाई दे आप समझिए इस बात को, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, गर्त और जो भी हमारा होता है, जैसे इस दोनों के बीच की दूरी को, हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो मैं कुछ और एक जगह यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ठीक है, वेवलेंथ, तो यहाँ पे रहा और यहाँ पे रहा, ये भी रहा वेवलेंथ। तो ज़रा आप बताइए इनमें से ज़्यादा वेवलेंथ, देखो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से कि वेवलेंथ कम किसका है, तो वेवलेंथ कम किनका, इनका वेवलेंथ कम है, यानी इनका वेवलेंथ कम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइटें अगर चलेगी तो बहुत जिगजैग चलेगी, है ना। ये लाइटें अगर चलेगी, अगर इसका अर्थ होता है वेवलेंथ कम होने का अर्थ होता है कि अगर ये लाइट जैसे हमारा गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आपको पता है बहुत खतरनाक है। क्यों बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होता है, क्योंकि ये लाइटें जब भी चलती है तो ये लाइटें चलेगी ना, तो ये जिस चीज़ों को अगर टच करेगी उसे पार करके निकल जाएगी। जैसे आपको बता दूं ये जो गामा रेज है, अगर गामा रेज की बंदूकें अगर बन जाए ना, और गामा रेज की बंदूकें कैसी बनेगी, तो टॉर्च जैसी बनेगी। जैसे मेरे पास ये टॉर्च है, जैसे ये गामा रेज है, अगर मान लो कि ये हमारा गामा रेज की बंदूक है, अगर मैं इस टॉर्च को जला के ऐसे में चला दूंगा ना, तो जिस पर अगर ये टॉर्च की लाइटें पड़ेगी ना, तो समझो तलवार की तरह काट के रख देगा उसको। इतना ज़्यादा खतरनाक होता है गामा रेज। तो ये गामा रेज क्या करती है, किसी भी चीज़ों को काट सकती है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। एक्स रेज वही चीज़ है, ये भी हमारा खतरनाक होता है। यूवी रेज ये भी खतरनाक होता है। विजिबल लाइट तो आपके सामने आती है, आपके घर तक आती है ना, आप हमेशा देखते हैं, जो प्रकाश आपको दिखता है वही हमारी विजिबल लाइट होती है। तो ये हमारे सामने खतरनाक नहीं होता है। अवरक्त किरण ये भी खतरनाक नहीं होगा, ये भी खतरनाक नहीं होगा, ये भी खतरनाक नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहते हैं रेडियो वेव, कुछ दिन पहले ना लॉकडाउन में घटना आया था, है ना, कुछ और आ रही थी ना, लॉकडाउन में कुछ समस्या आ गया था, कह रहा था कि जो 5G की टेस्टिंग चल रहा है जिसके कारण कुछ दिक्कतें आ रही है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, नेटवर्क वाले इशू में, वाले मामले में कभी भी रेडियो वेव हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है,
ठीक है, ये आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे इसके बारे में कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जो हमारे एक मूवी आई थी 2.0 करके, रोबोट की कोई मूवी थी अक्षय कुमार की, और उसे लगता है कि मोबाइल हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें मोबाइल की रेडियो वेव्स हमें नुकसान पहुंचाएगी, टावर हमें नुकसान पहुंचाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है और मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना नॉलेज है कि मैं कह सकता हूँ ये ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है कि रेडियो वेव खतरनाक नहीं होता है, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। और जो कहते हैं कि मोबाइल टावर 5G टेस्टिंग हमें नुकसान पहुंचाता है, जीवों की हत्या होती है, पक्षी मरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास बात है, सिर्फ सिनेमा मूवियों में अच्छा लगता है। तो जैसे ये मैंने क्या किया, इस चीज़ों को मैंने समझाया। अब ना आपको पता होगा ये वेवलेंथ कम की बात है ना, वेवलेंथ कम वाली बात है ना, आप घर में जो स्क्रू होता है, स्क्रू टाइट करने में भी ये चीज़ आपको समझ में आती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये स्क्रू है, जैसे मानो आपको दिखता होगा, इस स्क्रू में ज़रा देखना आपको वेवलेंथ कैसा दिखाई देगा। ये बहुत छोटा सा वेवलेंथ, देखो दिख रहा है ना, ये देखो। तो ये क्या होगा कि आप स्क्रू को क्या करते हैं, जब इसे टाइट करते हैं तो ये जितना कम होगा ना वेवलेंथ, उतना जल्दी ये क्या होगा अंदर, यानी कि जो भी आपका सरफेस होगा उस सरफेस में बहुत जल्दी से वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे देखो इसका वेवलेंथ, इसमें देखो ये भी तो हमारा स्क्रू है ना, इस वेवलेंथ में कुछ है क्या, कील है, इसमें कुछ है वेवलेंथ नहीं है। तो इसी चाहे कितना भी घुमाते रहोगे तो ये एंटर सरफेस में नहीं करने वाला, इसे ठोकना पड़ेगा, जो भी चीज़ है भाई साहब। तो चलो, तो ये सिंपल चीज़ है, जिसका वेवलेंथ भाई साहब, अगर जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज़्यादा खतरनाक होगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा वो कम खतरनाक होगा। तो इस हिसाब से आप समझिए हमारे सामने 5% है ना, इसी 5% में ये हमें लाइटें भी है और हमारा सूर्य ग्रह, ये सब भी हमारे उसी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब आप कुछ थोड़ी देर पहले जैसे मेरे सामने ये एक और पॉइंट आया था आवृत्ति का, है ना। जैसे कि मैंने क्या किया, मिटा दिया। मैं अगर बात करूँ आवृत्ति की, जैसे मान लो ये मैंने बनाया है ना, ऐसे, ये तो वेवलेंथ हमारा हो गया, इसके बीच का वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे आवृत्ति है, तो आवृत्ति आप जानते हैं भाई, वही कंपन पर सेकंड, जो 1 सेकंड में कितनी बार कंपन करेगा वही उसकी आवृत्ति होती है। जैसे कि आपके घर तक जो लाइटें आती है, तो इस लाइट की आवृत्ति कितनी है, तो आप कहिएगा 50 हर्ट्ज है। तो 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में 50 बार कंपन करेगा। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड में 50 बार लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ। लेकिन हमारी आँखें उस चीज़ों को महसूस नहीं कर रहा है। अगर हम उसकी आवृत्ति को कम कर दें तो मेरी आंखें आसानी से देख पाएंगी। जैसे मेरे सामने एक व्यवस्था है, मैं आपको ना दिखा सकता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ कि हमारी आवृत्ति कैसे काम करती है। जैसे अभी देखो, ये क्या है, इसमें हमारा कोई आवृत्ति कंपन नहीं हो रहा है, कोई नहीं है। ठीक है, अगर मैं अब देखो तो ये क्या कर रही है ना, ये तो हमें कंपन कर रहा है ना। तो ये 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करेगा उतनी, अगर मान लो 1 सेकंड में ये 5 बार कंपन किया तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 5 हर्ट्ज। अगर ये 1 सेकंड में 50 बार कंपन किया तो इसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 50 हर्ट्ज। तो ये इसकी आवृत्ति कंपन पर सेकंड। आपके घर तक जो लाइटें आती हैं ना, ये 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होती है, जो आपको दिखता नहीं है, और हमारी आंखें उस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पाती। यही हमारा होता है आवृत्ति। तो खैर वेवलेंथ और आवृत्ति तो आप समझ गए। अब साइंस की हमारा एक और टॉपिक आता है, जैसे कहते हैं ना, कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो ब्रह्मांड बन गया उसी से हमारा साइंस के सारे नियम आ गए, मतलब विज्ञान के जितने भी नियम लागू हो गए। उसके बाद हमने क्या होता है आपको देखो, जो भी हमारा ब्रह्मांड है, हमारा क्या कहता है, विस्फोट किया था। कुछ बच्चे कहेंगे सिंगुलैरिटी कैसे बना, मैं आपको बताता हूँ ब्रह्मांड कैसे बना। फिर से बताता हूँ, छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी। देखो जैसे क्या हुआ, आपको पता है मैक्सिमम पार्टिकल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एटम। ब्रह्मांड का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहलाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो सबसे छोटा टुकड़ा मेरे सामने परमाणु है, परमाणु, ठीक है। आपको बता दूं, परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु, अणु के मिलने से क्या बनता है, यौगिक, तत्व या यौगिक, तत्व यौगिक के मिलने से क्या बनता है, पदार्थ, या फिर क्या बनता है, मिश्रण, पदार्थ या मिश्रण। देख लेना जरा, मुझे इसकी लिखावट नहीं आ रही। पदार्थ या मिश्रण।
उसके बाद बताओ पदार्थ या मिश्रण के मिलने से क्या बनता है। पदार्थ या मिश्रण के मिलने से क्या बनता है। कोशिका। कोशिका, ठीक है। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है। उत्तक। उत्तक के मिलने से क्या बनता है। अंग। अंग के मिलने से क्या बनता है। अंग तंत्र। क्या बनता है। अंग तंत्र। अंग तंत्र के मिलने से क्या बनता है। शरीर, ठीक है। शरीर के मिलने से क्या बनता है। शरीर के मिलने से क्या बनता है, तो कहिएगा, इधर आ रहे हैं आप, जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या के मिलने से क्या बनता है, तो कहिएगा जनसंख्या के मिलने से बनता है समष्टि या समुदाय। समष्टि या समुदाय इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें क्या आ जाता है, मान लो इसमें डॉग आ जाएगा, ह्यूमन आ जाएगा, है ना, ह्यूमन आ जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। इसे समष्टि या समुदाय कहते हैं। इस समष्टि या समुदाय यानी कि समष्टि या समुदाय के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं, अब समष्टि या समुदाय के मिलने से बनता है उसे हम लोग कहते हैं बायोम। क्या कहते हैं, बायोम। बायोम। बायोम के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं, जैव मंडल। जैव मंडल के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद आकाश गंगाओं से मिलने से क्या बनता है, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड इस तरीके से बना है। अब वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, अब टीचर लोग क्या करते हैं, सबको अलग अलग करके पढ़ाते हैं ना। इसको हमने कुछ चीज़ों को हमें पढ़ने के लिए दे दिया केमिस्ट्री में, कुछ चीज़ों को यहाँ से दे दिया बायोलॉजी में पढ़ने के लिए, और इधर से इस पार्ट को हमें दे देता है ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, फिजिक्स में पढ़ने के लिए। कई सारी चीज़ें ऐसे बांट करके बनाई गई है। तो साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है। साइंस को इंटरेस्ट के तौर पे लेना चाहिए। साइंस बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ठीक।